नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जहां पर हम यूपीएससी, आरपीएससी तथा पटवारी और रीट संबंधित बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारा अभी चल रहा है इतिहास का सेक्टर। इतिहास में हम अब तक पूरा पाषाण काल से लगभग हम आ चुके हैं मगध साम्राज्य तक। मगध साम्राज्य हमने खत्म करने के बाद में आज हम चल रहे हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की थी उसके बारे में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, आचार्य गुरु चाणक्य। अब जानते हैं कि आचार्य गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम जो शासक था, मैंने जो महाजनपद वाले पाठ में आपको मगध साम्राज्य के विस्तार के सशक्त बनने के बारे में आपको पढ़ाया था, उसका अंतिम शासक था धनानंद, नंद वंश का। उस धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने साम्राज्य की स्थापना की थी। आज जानेंगे धनानंद की क्या कमियां थी, उन्होंने अपने साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य लेने के बाद में अपनी स्थिति को मजबूत कैसे किया और अपनी प्रशासन व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले हम क्या कर देते हैं, साम्राज्य पे आके बैठ तो जाते हैं। तो इसमें कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, दो कैरेक्टर हैं। एक तो कैरेक्टर है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का है, इसका जन्म हुआ था 340 ईस्वी पूर्व। आप जानते ही होंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 340 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने 334 से 36 में उसने 35 और 36 में उसने शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया था मकदूनिया पे, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईस्वी पूर्व उनका जन्म नहीं हुआ था। दूसरा कैरेक्टर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य, क्योंकि इनको आचार्य चाणक्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चाणक्य पुत्र थे। इनका असली नाम विष्णुगुप्त था, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो एक आचार्य गुरु चाणक्य। जब सिकंदर पर का भारत पर हमला होने वाला था, सिकंदर सीरिया, इराक, ईरान पर कब्जा करता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय भारत में मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य के शासक थे धनानंद। तो यहां पर ये जो भारत का नक्शा अपन देखते हैं, तो यहां पर भारत के नक्शे में भारत का नक्शा देखते हैं, तो यहां से अपन जैसे देखते हैं तो ये भारत के नक्शे में इधर पड़ता है तक्षशिला। तो सूचना पहले कहां से, इधर से सीरिया वगैरह पर कब्जा होगा, तो सूचना पहले तक्षशिला तक पहुंची। धनानंद यहाँ पे इस दर्जे से आया था। तो यहाँ पर सिकंदर के बारे में सूचना तक्षशिला के जो आचार्य गुरु थे, तक्षशिला में यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो चाणक्य वहां पे गुरु थे। चाणक्य का राजनीति में रुचि थी। उन्होंने चाणक्य को जब ये पता चला कि जो यहाँ से है वो सिकंदर हमला करने आ रहा है, तो ये सूचना लेके पहुंचे। भारत का शक्तिशाली साम्राज्य, उस समय भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था मगध साम्राज्य, जिनके पास में हर प्रकार की सेना थी, हर वो शक्ति थी जिससे वो किसी भी बाहरी आक्रमणकारी को रोक सकते थे। तो उस समय मगध के शासक थे धनानंद जी। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद क्या था, घमंडी और विलास प्रिय व्यक्ति था। घमंडी और विलास प्रिय व्यक्ति होने के कारण धनानंद ने के सामने जब आचार्य चाणक्य ने कहा कि बाहर से सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा है, अपनी सेना को तैयार कीजिए और सिकंदर को भारत की सीमाओं के बाहर ही रोक दीजिए, पर उसने धनानंद ने जो आचार्य चाणक्य के रंग और उनके बुद्धि पर प्रश्न उठाते हुए उन्हें कहा कि इस ब्राह्मण को बाहर फेंक दो। उसने कहा यह ब्राह्मण बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहा है, मुझे बता रहा है राजनीति करना, इसे राज दरबार से बाहर फेंक दो। और उनको वहां से दरबारियों ने उसकी चोटी खींचकर चाणक्य को बाहर निकाला था और चाणक्य की चोटी खुल गई। तो आचार्य चाणक्य ने उस समय सौगंध खाई थी नंद वंश के शासक धनानंद के सामने कि मैं इस नंद वंश का नाश कर दूंगा, तो इस मगध के सिंहासन पर एक योग्य सम्राट को बिठाऊंगा जो भारतवर्ष को अखंड भारत बनाएगा। और अखंड भारत के आचार्य गुरु के चाणक्य के सपने को साकार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब बात जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 340 ईस्वी पूर्व। ये पिपली वन के जो मौर्य थे उनके परिवारों के जो मुखिया थे, उस्वात सिद्धि मौर्य का पुत्र तथा मूरा मौर्य का पुत्र था। इसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है और मूरा की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो जाती है, उसके ऊपर बहुत टैक्स चढ़ जाता है और वो परेशान रहती हैं
उस समय वहां पर आचार्य चाणक्य जाते होते हैं। आचार्य चाणक्य उस समुद्र जो चंद्रगुप्त था उसकी जो प्रतिभा को देखकर उसे खरीद लेते हैं। चंद्रगुप्त को उन्होंने युद्ध कला में, व्यापार कला में, वाक कला में और बहुत सारी विद्याओं में पारंगत किया और चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद से भी मजबूत व्यक्ति बनाया। जब 326 ईस्वी पूर्व, भारत के 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। सिकंदर का यह कंबोज होता हुआ और यहाँ पर इन्होंने तक्षशिला पर जब आंगी शासक था उस समय आक्रमण हुआ। आचार्य चाणक्य ने क्या किया कि चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में भर्ती करवाया, जिससे वह यूनान की युद्ध कला को भी सीख गया कि वो यूनानी किस प्रकार युद्ध करते हैं, किस प्रकार वो राजनीति करते हैं, वो भी शिक्षा उसको प्राप्त हो गई। अब जैसे ही वो उन्होंने पुरु के साथ में उसका युद्ध हुआ, पुरु के बाद में वो आए व्यास नदी के तट पर। व्यास नदी के तट पर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको आगे बढ़ने के लिए उनके सेना में भ्रम फैला दिया और उनको डरा दिया मगध साम्राज्य से कि आगे बहुत बड़ा शासन है। वो देखो एक पुरुष शासक था पुरु प्रदेश का, उसने तुम्हारी सेना की धज्जियां उड़ा दी। आगे तो इससे भी महान शासक बैठा हुआ धनानंद, जिसकी चतुर्वर्णी सेना है, जिसमें रथ सेना, पैदल सेना, अश्व सेना और हाथियों वाली सेना है। तुमको रोन डालेंगे, चले जाओ यहाँ से, अपने परिवार का मुंह नहीं देख पाओगे। ऐसी स्थिति को देखकर क्या कर दिया, सैनिकों के मन में भय व्याप्त हो गया। क्यों? क्योंकि पुरु के भाई ने जो सिकंदर के घोड़े को मार डाला था और झेलम नदी के किनारे उसके घोड़े गुफिला के नाम पर वो एक नगर बसा के गया था। सिकंदर ने बाद में 2 नगर बसाए थे, एक तो झेलम नदी के किनारे और एक बसाया था गांधार में, सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। 2 नगर बसाए थे। तो व्यास नदी के किनारे इन्होंने भ्रांति फैलाई और कहा कि भारत तो देवों की भूमि है, आप वहां पे जाओगे तो युद्ध की इच्छा से जा रहे हो, ऐसे जाओ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओ, कोई बात नहीं, पर आप युद्ध के लिए जा रहे हो, आप वहां के लोगों पर कब्जा करने जा रहे हो, वहां उस भूमि को अपने अधीन करने जा रहे हो, तो वहां पर बैठे हुए देवता है वो तुमको माफ नहीं करेंगे। अब जानते होंगे 326 ईसा पूर्व कितनी अंधविश्वास फैला हुआ था, तो यूनानी भी उस अंधविश्वास के चक्कर में आ गए और उनको उसके खाने में जहर मिलाकर उनको ये विश्वास भी दिला दिया कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो यूनानी सैनिकों ने सिकंदर का साथ देने से मना कर दिया और उससे वापस जाने की आग्रह किया। सिकंदर ने भी थक गया और अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक को भेज दिया समुद्र के रास्ते जल सेना को और थल सेना को जो अपने सेल्यूकस निकेटर के हाथ वापस भेज दिया। मैंने आपको ये जानकारी दी है कि सेल्यूकस निकेटर, जब ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब जा रहा था सिकंदर वापस जा रहा था तो वो उसको ज्वर आ गया, बीमार हो गया और बेबीलोन जाते उसकी मौत हो गई 323 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की मौत के बाद में सेल्यूकस निकेटर था, वो बना वहां का मुक्त दुनिया का उस क्षेत्र का शासक बना। अब सेल्यूकस निकेटर को चाणक्य और चंद्रगुप्त की पूरा तरीका पता था, लेकिन 300 जब वो वहां पर गया और जब सेल्यूकस निकेटर अपनी स्थिति इस क्षेत्र में मजबूत कर रहा था, सीरिया, इराक और ईरान क्षेत्र में सेल्यूकस निकेटर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था, उस समय आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक धनानंद था उसकी जो जनता थी उसमें धनानंद के प्रति असंतोष की भावना पैदा कर दी कि देखो धनानंद तो विलासी है, इतना घमंडी है, तुम्हारे ऊपर अनावश्यक प्रकार के कर लगा दिए, चारों तरफ देखो राज्य व्यवस्था कैसी है, कोई भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था की जरूरत होनी चाहिए, राजा को हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखो सिकंदर आया और जमीन पर कब्जा करके चला गया, ये महान शासक को उसका सामना करना चाहिए था। उसके आगे वाले इसके पिता और जो मगध साम्राज्य के दूसरे राजा हुए थे उन्होंने हर बार देश की रक्षा की थी, क्या इसका फर्ज नहीं बनता था? तो लोगों को धनानंद के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। उसका फायदा उठाते हुए आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी और मगध साम्राज्य की मेन सीट पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, राज्य अभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्य अभिषेक। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन में बैठ गया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, 24 साल तक। कहा कितने साल तक शासन किया उसने? 24 साल तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने ये बातें सीखी
अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य जनता में संतोष की भावना पैदा करके शासन पे आए थे, राज्य व्यवस्था की कमियां गिना के आए थे, तो अब उनका पहला फर्ज था कि राज्य व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था तथा कर व्यवस्था तथा बहुत प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो उन्होंने आचार्य चाणक्य की एक किताब है अर्थशास्त्र, उसके अनुसार पूरी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित किया। अब बात करते हैं उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित कैसे किया, तो उसको जानते हैं। सबसे पहले ये भारत देश था, तो यहाँ पर वो शासन करते थे। कहां पे शासन करते थे? यहाँ पे पाटलिपुत्र में शासन करते थे। उन्होंने ये जो मगध का जो क्षेत्र था चंद्रगुप्त के समय, यहां से लगाकर ये यहां तक हिंदू कुश पर्वतमाला से दक्षिण में कर्नाटक तक, इधर अवंती या उज्जैन से लेकर इधर सौराष्ट्र, इधर क्या पश्चिम में सौराष्ट्र था, पूर्व में यहाँ पर ये जो कलिंग तक इनका क्षेत्र विस्तृत था। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पूरे प्रदेश को 5 भागों में बांट दिया। एक बता दिया उत्तरापंथ। उत्तरापंथ कौन सा? हम यदि इसको देखें इस तरह से NSEW, इस वाले क्षेत्र में कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र था इसे कहते हैं उत्तरापथ। क्या कहते हैं? उत्तरापथ। उत्तरापथ वाले क्षेत्र में क्या कर दिया इन्होंने? तक्षशिला की राजधानी बना दी, एक क्षेत्र बना दिया तक्षशिला, 1 नंबर बना दिया राज्य 1। दूसरा राज्य बना दिया यहां पर उज्जैन में, अवंती में। दूसरा बना दिया, सौराष्ट्र तक राज्य था तो दूसरा बना दिया उज्जैन में। और दक्षिणापथ में एक उत्तरापथ, एक बना दिया दक्षिणापथ। यहां पर स्वर्णगिरी को, कौन सा? स्वर्णगिरी बना दिया राजधानी। यहां पर अवंती में बना दिया। और यहां पर खुद यहां पर पाटलिपुत्र तो था ही, तो इस क्षेत्र को 1 2 3 4 और 5 कितने क्षेत्र हो गए? 1 2 3 4 और 5। ये बीच में, मतलब ये यहां से बीच में आ गया पाटलिपुत्र। उसने क्या, उससे वहां पर चारों तरफ से सेना क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, प्रशासन संभालना आसान हो जाए। इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने क्या किया, पूरे भारतवर्ष को 5 प्रदेशों में विभक्त किया। शासन व्यवस्था का सबसे 1 नंबर का सिरा बनाया राजा या सम्राट, जो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कोई भी, अशोका, कोई भी हो सकता था। फर्स्ट नंबर ये होता था। उसके बाद में होता था प्रांत अध्यक्ष। अब इन प्रांतों में एक प्रांत अध्यक्ष बना दिया, जो वहां के उस क्षेत्र का इस राज परिवार का भी हो सकता था जो प्रांत अध्यक्ष, और जो विजित प्रदेश है, अवंती के राजकुमार हो सकते थे, अवंती के राजा हो सकते थे, उनको बनाया प्रांत अध्यक्ष। प्रांतों में विभक्त किया, प्रांत के अधीन कर दिया, जिलों में बांट दिया। और जिलों के अधिकारी को क्या कह दिया? रिजू कह दिया। जिलों को बांट दिया गांवों में। गांव का जो अध्यक्ष था उसको बोल दिया ग्रामीणी। क्या बोल दिया? ग्रामीणी। इस प्रकार उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को विभक्त कर दिया। शासन का विकेंद्रीकरण का जो सूचक है वो हमको सबसे पहले कहां से मिलता है? आचार्य चाणक्य से। मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण किया, जिससे जमीन से जुड़ा हुआ काम सम्राट तक सूचना अपने आप पहुंच जाए, जमीन से जुड़े हुए काम के बारे में। मतलब कहीं पर भी विद्रोह की थोड़ी भी सूचना हो तो तुरंत ऑफिशियल इतने लगा दिए कि सूचना आचार्य चाणक्य तक या चंद्रगुप्त तक पहुंच जाए। ये तो किया उन्होंने व्यवस्था। दूसरा क्या किया कि जो नगर थे और जो शासन व्यवस्था थी उसके लिए अलग अलग समितियां बना दी। 6 समितियों का गठन किया और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य लगा दिए। वो इस प्रकार समितियों क्या करती थी, अलग अलग व्यापार, वाणिज्य, कला वगैरह आदि का क्या करती थी, देख रेख करती थी। देखिए, अब व्यापार के लिए अलग समिति बना दी, युद्ध के लिए अलग समिति, सेना के लिए अलग समिति, महल के रख रखाव के लिए अलग समिति, शिल्पियों और कारीगरों के लिए अलग समिति। मतलब हर प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। और प्रत्येक व्यापार इन श्रेणियों, इन जो बना दी थी समितियां, और जो ये संगठन थे, जैसे व्यापारियों का संगठन, शिल्पियों का संगठन, वास्तुकारों का संगठन, उनको श्रेणियों में बांट दिया। और प्रत्येक श्रेणी के लिए एक न्यायालय व्यवस्था स्थापित कर दी, जिससे कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी विवाद हो तो उस न्यायालय के माध्यम से उस विवाद का क्या कर दिया जाए, निपटारा करवा दिया जाए। तो अर्थात जनता को न्याय सुलभ हो गया, जनता में संतोष की भावना नहीं रही।
ये आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहला काम किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे और थोड़ा मजा आता है कि उन्होंने क्या कर दिया, व्यापार वाणिज्य से अपने धन को प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया कि बाजारों की व्यवस्था कर दी थी। बाजार व्यवस्था की सूचना अपने को सबसे पहले कहां मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मिलती है। पर अलाउद्दीन खिलजी के भी पहले शासन व्यवस्था में इस बाजार व्यवस्था के प्रचलन किया था आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिक्स बाजार बना दिए। और वहां पर जो बाजार के जो प्रवेश द्वार थे वहां पर क्या लगा दिए, गेट लगा दिए और वहीं से वहां पर चुंगी कर वसूला जाने लगा। व्यापार वाणिज्य के समय मौर्य काल में मुद्राओं का प्रचलन शुरू हो गया था और मुद्राओं का नियंत्रण लक्षणाध्यक्ष करता था। मुद्राएं कितनी छापनी है, मुद्राओं का कितना वितरण करना है, उस पर पूरा नियंत्रण राज्य का होता था। उस समय किस किस प्रकार के सिक्के मिले, उस समय सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। अर्थात व्यापार वाणिज्य भी उन्होंने सुनियोजित कर दिया। अब बात करते हैं उनकी सेना की बात। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 4 भागों में थी, गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना और पैदल सेना। और चारों सेनाओं के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें समिति को या परिषद को जिसमें 30 सदस्य होते थे और 6 समितियां थी और 5 ये प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। मतलब गज सेना के लिए रखरखाव के अलग समिति, रथ सेना के अलग समिति और उनका जो अध्यक्ष होता था वो सेनापति कहलाता था। अब बात करते हैं इसके प्रशासन में सबसे जो मुख्य जो थे मंत्री, सबसे ऊपर वाले मंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो मुख्य जो कैबिनेट कह सकते हैं, शासन व्यवस्था संभालने वाले, वो 18 संख्या थी। और उन बड़े मंत्रियों को क्या कहा जाता था, अमात्य, महाअमात्य। उनकी संख्या 18 थी, जिनमें प्रधानमंत्री, युवराज वगैरह सब शामिल होते, दंडपाल, सेनापति वगैरह शामिल होते थे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट। आपको और भी जानकारी देता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लेके चलने वाला हूं आपको। ये तो मैंने बता दिया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन की व्यवस्था कैसे संभाली। उसके बाद में इस अगला जो वीडियो बनाने वाला हूं वो वीडियो है अशोक का धर्म प्रचार और मौर्य शासन का पतन के क्या कारण थे वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।